तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सीधे आपको जो है बोर्ड से लड़ेगा। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने भाग 1 भाग 2 नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि दोस्तों अभी तक आप चैनल पर इस नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जितना भी अपलोड करूंगा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देखें। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि रूट 2 1 है। रूट 2 है 1 क्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, तीन में से कोई नहीं। तो दोस्तों रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या है, हमेशा याद रखिएगा। मैंने भाग 1 में भी बताया था कि किसी भी संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि वो अपरिमेय संख्या होता है, और जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अतः रूट 2 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अतः यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय संख्या कह रहा है, तो देखिए पहला है रूट 64 बटा रूट 36। पहला क्या है? रूट 64 बटा रूट 36। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, ये पूरा का रूट है। देखिए रूट 64 बटा रूट 36। दोस्तों 64 का वर्गमूल निकल जाता है 8 निकलता है, 36 का वर्गमूल 6, यानी कि 8 बटा 6। इसका तो वर्गमूल निकल गया, इसलिए परिमेय संख्या है। बी कहता है रूट 81, इसका होता है 9। देखिए 2.5, दोस्तों 2.5 है, और जो डी है, हालांकि 2.5 पॉइंट हटाते हैं तो नीचे बटा रूट अंडर, यानी 25 का तो वर्गमूल 5 होगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है पूरा। अतः जो सी इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो सी अपरिमेय संख्या। देखिए डी जो है इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा पूरा, यानी कि 7 बटा 9 होगा। 7 बटा 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 3 होगा, चूँकि 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। चलिए दोस्तों, यानी कि इसका जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। देखिए कहता है तीसरा कि वृत्ताकार पथ पर धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटे और 5 घंटे समय लगता है, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर लौटने का समय क्या होगा? दोस्तों जितना भी यहाँ पे घंटे दिया हुआ रहेगा, अगर इस तरह से प्रश्न कहीं भी मिले आपको, चाहे जनरल कंपटीशन में भी मिलता है इस तरह का प्रश्न, तो जहाँ कहीं भी मिले केवल कुछ नहीं, जो समय दिया हुआ रहेगा उसका आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि देखिए कै घंटा कह रहा है? 1 घंटा, ध्यान दीजिए 1 घंटा और क्या 3 घंटा और 5 घंटा। दोस्तों इसका हम लोग निकाल लेंगे लघुत्तम, यानी लसह निकालेंगे, आंसर आपको आ जाएगा। तो घंटा में दिया है तो आंसर आएगा घंटे में। तो देखिए नहीं निकलेगा तो सब गुना में हो जाएगा, तब 5 तिया 15, यानी कि 15 घंटा हो गया। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर है डी सही हो जाएगा, 15 घंटे। कभी कभी क्या करता है दोस्तों, ये आपको मिनट में देता है ऑप्शन में, तो जो घंटा दिया हुआ है मतलब कि घंटा में मेरा आया, तो इसको मिनट में चेंज कर देंगे, यानी कि 60 से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा, यानी अनंत होता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच। चूँकि देखिए 2 है और 3 है, इसके बीच परिमेय संख्या लिखने के लिए कहेगा तो समान अंक से दोनों में गुना करके, तो 30 से चलिए गुना कर देते हैं, तो ये होगा 30 दूनी 60, ये होगा 30 तियाई 90। तो देखिए तो 60 और 90 के बीच में क्या आएगा? 61, 62, 63, इसी तरह से। और अगर हम और ज़्यादा अंक से गुना कर दें तो और ढेर सारा अंक मिल सकता है। तो दोस्तों यानी कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग 5वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 5वां प्रश्न में कहता है कि यदि बहुपद px बराबर, ध्यान दीजिए px बराबर दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी है, तो ए बी का मान क्या होगा? यानी ए बी का मान पूछ रहा है। शून्यक ए और बी है,
मतलब कि अल्फा और बीटा जिस तरह से शून्यक होता है ना, उसी तरह से यहाँ ए और बी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग x का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो x का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो हम लोग जीरो, px का मान 0 रखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। दोस्तों इसको जब हम लोग खंडित करेंगे तो ध्यान दीजिए 5 में फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करते हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो भी आता है उसको हम लोग तोड़ते हैं। तो देखिए हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, इसको किस तरह से तोड़ेंगे, चलिए दोस्तों इसको देखिए क्या करना है। तो इसको ऐसे मत बनाइए दोस्तों, मान पूछता है आपको a गुने b का, यानी ए बी यहाँ जो है शून्यक है, यानी अल्फा गुने बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर, आपको फार्मूला हम इसके पिछले भाग में भी बताए थे कि अल्फा गुने बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा a, c बटा a होता है। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, पहले हम लोग a का मान ज्ञात करते हैं। तो a का मान x स्क्वायर के आगे वाला तो 1, b का मान तो x के आगे वाला तो -2 और c 5। इसलिए a गुने b पूछता है, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर पूछता है। तो क्या होता है c बटा a, फार्मूला में क्या होता है c बटा a। तो बताइए c का मान देखो तो कितना है 5, तो 5 लिख दिए बटा, अब देखिए तो a का मान कितना है 1, तो 1, यानी कि 5 केवल हम लोग बोल सकते हैं। अतः जो इसका ऑप्शन है a सही हो जाएगा, यानी 5 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, यदि द्विघात बहुपद qx, ध्यान दीजिए यहाँ कह रहा है कि qx बराबर दिया हुआ है क्या आपको x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। तो कहता है, और हाँ इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, देखिए इसमें अल्फा बीटा दे दिया। तो कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b बटा a, फार्मूला से आपको याद होगा। तो बताइए पहले ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a का मान हो जाएगा x स्क्वायर के आगे वाला तो 1, b का मान हो जाएगा x के आगे वाला, यानी कि गुणांक, x का गुणांक क्या है -1, और c जो कि अचर संख्या रहता है c हो गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है और इतना बराबर होता है -b बटा a, तो माइनस और b का मान -1 बटा a, तो 1 है। तो दोस्तों देखिए तो माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस 1, तो हम लोग केवल 1 भी बोल सकते हैं। अतः जो इसका ऑप्शन है दोस्तों सी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 7वां, कहता है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, हमेशा याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या हमेशा 2 होती है, हमेशा 2 होती है। यानी कि शून्यक कहने का मतलब कि जब हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे, जो भी आपको समीकरण दे देता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस तरह से दे देगा, इसको हम लोग हल करते हैं तो कई गो x का वैल्यू मिलता है, हमेशा 2 वैल्यू मिलता है। यानी हमेशा आप याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है, पहले मैं इसे साफ कर लूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए कहता है 8वां कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर, ध्यान दीजिए f(x) बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर वाट, यानी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर वाट। चूँकि a बराबर तो पहले a का मान हो जाएगा 1, b बराबर तो -5 और c बराबर 7। अब देखिए जिसका हमें मान ज्ञात करना है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान प्राप्त करना है। दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा गुने बीटा, अब अल्फा से अल्फा कट जाएगा यानी कि बीटा प्लस अल्फा। बताइए तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग बराबर क्या होता है फार्मूला -b बटा a, तो -b बटा a लिख दिए, बड़ा बटा है तो बड़ा बटा दे दिए, अल्फा गुने बीटा तो c बटा a से a कट जाएगा, क्या बचेगा -b बटा c। दोस्तों -b का मान देखिए तो माइनस है तो माइनस और b का मान -5 बटा c, तो c का मान 7 है। अब देखिए क्या हो जाएगा माइनस से हो जाएगा +5 और नीचे है 7, यानी कि जो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान आएगा 5 बटा 7 आएगा, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है कहता है 9वां कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों बहुपद नहीं होने का शर्त आपको पता होगा कि जो चर संख्या होती है वो रूट में नहीं होना चाहिए, उसका घात क्या होना चाहिए रूट में वो नहीं होना चाहिए, उसका घात जो है पावर जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए जो ऑप्शन आपका जो इसमें है 7 तो होगा ही होगा, बी भी होगा,
सी में यहाँ क्या किया है, √3x है दोस्तों, यहाँ पे प्लस में 2x है प्लस 7 है। यहाँ देख रहे हैं कि x जो है रूट में है, तो यदि x यानी कि चर संख्या रूट में रहे वो बहुपद नहीं होता है, या चर का मान यदि माइनस में होता है, ऋणात्मक में हो, तो वह भी बहुपद नहीं होता है। अतः इसका जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5 और एक दिया हुआ है 4x + 6, 4x + 6y = 9, इसके निकाय है। तो आपको पता होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए a1a2 यानी कि 2/4, b1b2 मिलता है y के आगे वाला यानी कि 3/6 बराबर 5/9, यानी कि जो अचर होता है वो c1 होता है। तो देखिए काट दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये बराबर नहीं है, अतः 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू 5/9। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2 आ गया, एक माने कि a1/a2 बराबर है b1/b2, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट इक्वल टू है c1/c2। तो यानी कि दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, यानी कि असंगत होगा। इसका जो ऑप्शन होगा असंगत होगा, चूँकि ये जब होता है तो असंगत होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि रेखा योग में 2x + 3y, ध्यान दीजिए 2x + 3y -9 = 0, 9 = 0। अब देखिए आगे कह रहा है कि और 4x + 6y, 4x + 6y -18 = 0, इनमें से क्या है। तो चलिए इससे भी हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर हम लोग इसको तुलना करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इससे दोस्तों, आपको मिलेगा पता है क्या, देखिए तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर -9/18, माइनस माइनस कट गया, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 2 4, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि सब बराबर है दोस्तों। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये कंडीशन होता है तो आपको पता होगा, यानी कि देखिए पहला जो ऑप्शन है प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं समपाती होती है, समानांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब तीनों आपस में बराबर होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि रेखाएं जो है समपाती होती है, यानी कि एक के ऊपर एक गुजरेगा। जैसे हम लोग उसका ग्राफ पारेंगे तो एक के ऊपर ही एक दूसरा रेखा भी गुजरेगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा, समपाती होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण 2x², ध्यान दीजिए 2x², दोस्तों मैं बोर्ड साफ कर लूँ पहले। चलिए दोस्तों देखिए कहता है 12 प्रश्न कि द्विघात समीकरण 2x² -4x + 3 = 0 के विवेचक, मैंने बताया था कि विवेचक को हम लोग d के द्वारा सूचित करते हैं, यानी d बराबर, और d बराबर आपको फार्मूला पता होगा, d बराबर आपको फार्मूला पता होगा b² - 4ac होता है। तो a का मान 2, b का मान x के आगे वाला यानी कि -4 और c का मान जो अचर संख्या रहता है वो यानी 3। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, से बैठा दीजिए इस पर विवेचक बराबर, तो b का मान है -4 तो होल स्क्वायर -4 गुने a तो यह है 2 और गुने c तो 3 है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × 12, 12 दूनी 24, दोस्तों हम लोग घटा लेंगे तो 8 मिलेगा, वो भी माइनस में, यानी विवेचक का जो मान है -8 होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का योग का मान होगा। मूलों का योग कर रहा है तो मूलों का योग बराबर आपको पता होगा, यानी कि अल्फा + बीटा, मूलों का योग बराबर -b/a होता है। तो बताइए तो समीकरण दिया हुआ है क्या, x² + 2x - 3। तो देखिए b -b, तो b होता है x के आगे वाला तो -2/a, x² के आगे वाला था 1, यानी कि -2 इसका जो है सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो आपका ऑप्शन जो है ए जो है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं 14 प्रश्न को। कहता है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है।
दोस्तों आपको द्विघात समीकरण का जो कंडीशन होता है आपको पता होगा, आपको दोस्तों पता होगा कि द्विघात समीकरण में जो होता है कि सबसे अधिकतम घात यानी कि वह समीकरण या वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं या द्विघात बहुपद भी उसको बोल सकते हैं। चलिए देखिए, कहता है पहला में कि 6x + 6, इसमें तो अधिकतम घात 1 है तो ये तो होगा नहीं, खत्म हो गया। हाँ, बी देखिए, कहता है ax² + bx + c = 0, यानी कि जो आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जाएगा चूँकि इसका अधिकतम घात 2 है। अब देखिए सी में कहता है तो x² तो कट जाएगा, देखिए सी में है तो इसको हल करेंगे तो x × x + 3 है बराबर x², तो इसको हल करेंगे तो x² + 3x बराबर x², x² 6 कट जाएगा तो केवल 3x, तो इसका भी अधिकतम घात 2 नहीं है इसलिए भी नहीं होगा। और जो d है इसमें जब हम लोग हल करेंगे तो x के पावर 4 आएगा चूँकि ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के शून्य अल्फा अर्थात बीटा है तो अल्फा + बीटा बराबर 8, यानी कि मूलों का योग बराबर पूछता है। ध्यान दीजिए, मूलों का योग बराबर पूछ रहा है, यानी अल्फा + बीटा है तो अल्फा + बीटा का मान कर रहा था -b बटा क्या होता है फार्मूला में a, मूलों का योग बराबर। अब देखिए तो आपको समीकरण में देखिए क्या दिया हुआ है 2x² + 3x, दोस्तों यहाँ पे गलती किया है 3x - 4 = 0, यहाँ 3y नहीं होगा बल्कि 2x² + 3x होगा -4 = 0। देखिए इसमें होगा तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -4 होगा। अब देखिए तो अल्फा + बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा का मान -b बटा a, तो देखिए माइनस है तो -b, तो b का मान 3 और a तो a का मान 2, यानी कि -b बटा a हो गया, यानी कि -3 बटा 2। दोस्तों आपको जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 4, 10, 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, 10, 16, इसी तरह से है 22, 28 ... का सारवंतर डी पूछ रहा है तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटा लेना है, यानी कि क्रमागत बड़ा में से छोटा को घटा लेना है। तो देखिए 10 में से घटा लेंगे चूँकि d बराबर फॉर्मूला होता है, हम लोग सारवंतर को d के द्वारा सूचित करते हैं, तो d बराबर आपको सूत्र पता होगा कि a2 - a1, तो बताइए a2 कितना है 10 -a1 कितना है 4, चूँकि ये होता है a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से, तो 10 में से 4 चल जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर है बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए कहता है यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों 17 कहता है कि जब AP के प्रथम पद यानी कि a बराबर दिया हुआ है 2, प्रथम पद को ऐसे सूचित करते हैं, सारवंतर d यानी d दिया हुआ है 3 सारवंतर, तो AP के प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद होता है a1 a2 सॉरी a1 तो हो गया a2 और यहाँ हो जाएगा a3। तो चलिए a बराबर तो दिया हुआ है कितना 2, a2 बराबर फार्मूला आपको पता होगा कि a प्लस d होता है, a3 बराबर पता होगा a + 2d, यानी कि यहाँ ज ए रहेगा ओकरा से एगो कम d, यहाँ 3 a3 है तो यहाँ एगो कम d है। अब मान बैठा दीजिए तो a का मान देखिए तो 2 है प्लस d, तो d का मान 3 है तो 3 और 2 5 होगा। देखिए a का मान 2 है प्लस 2 गुने d, तो d का मान 3 है, तो 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि इसलिए प्रथम 3 पद हो जाएगा। देखिए प्रथम पद तो 2 हो गया, द्वितीय पद तो 5 हो जाएगा, तीसरा पद 8 हो जाएगा, यानी कि यही हो गया, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है 2, 5, 8, यानी कि बी जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो जो आपका 18 प्रश्न देखिए क्या कहता है, 18 प्रश्न हाँ कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। देखिए 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज 4:9 में, तो यानी कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आप एक प्रमेय पढ़े होंगे कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पहला का क्षेत्रफल और दूसरा का क्षेत्रफल, यानी 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि संगत भुजा
भुजा 1 और भुजा 2 संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है समरूप त्रिभुज की भुजाएं, यानी भुजा का अनुपात दिया हुआ है। यानी देखिए कितना दिया हुआ है भुजा का अनुपात, 4:9, 4:9 दिया हुआ है। तब कहता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल के अनुपात तो है ये है दोस्तों, भुजा के भुजा बैठा दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात कितना गया, 16:81, यानी कि जो आपका ऑप्शन है सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। दोस्तों सभी समबाहु त्रिभुज आपको पता होगा कि समरूप होता है, सर्वांगसम तो कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। चूँकि समरूप को जो होता है इसका कंडीशन है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों का संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो इसमें प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है, चूँकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण हमेशा 60 डिग्री का होता है, यानी कि कितना भी बड़ा समबाहु त्रिभुज क्यों ना हो, या बड़ा हो या छोटा हो, उसका जो कोण होता है प्रत्येक डिग्री 60 डिग्री का होता है। चलिए दोस्तों जो 20 प्रश्न का था कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, जिन्हें किसने कहा। दोस्तों ये जो थेल्स कहे थे कि दो समकोणिक त्रिभुज के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये जो था थेल्स कहे थे, यानी कि ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 21 कहता है कि बिंदुओं ए 4, 5, बिंदु ए 4, 5 और दिया हुआ है दोस्तों 6, 5, 6, 5 से को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। दोस्तों मध्य बिंदु का सूत्र आपको पता नहीं है तो आपको पता हो जाना चाहिए। देख लीजिए मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y1 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2, यही होता है दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक, आप हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए पहलका से x1 y1, पहला बिंदु से x1 y1, दूसरा बिंदु से x2 y2। तो चलिए मान पुट कर दिए इसमें, x1 बराबर है 4 प्लस x2 बराबर है देखिए 6 और बटा नीचे है 2 कॉमा y1, तो y1 देखिए 5 प्लस y2 5 बटा 2। दोस्तों 6, 4, 10, 10 में 2 से भाग देंगे तब 5, 5, 5, 10 में 2 से भाग देंगे तब 5, यानी कि 5, 5, यानी कि जो आपका ऑप्शन है 5, 5 हो जाएगा दोस्तों निर्देशांक, यानी कि आपका जो ऑप्शन है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि बिंदु -10, 6 तथा 6, -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। वाह, यही प्रश्न अभी मैंने बताया, अभी इसके पिछला जो क्वेश्चन था एकदम जस्ट ये इसी टाइप का था। तो यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2, यही होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए तो दोस्तों x1 तो x1 हो जाएगा -10, x2 तो x2 हो जाएगा 6 तो प्लस 6 बटा नीचे 2 है कॉमा y1 तो y1 6 प्लस y2 -10, तो यहाँ -10 हो जाएगा बटा नीचे 2। अब देखिए 10 में से 6 चल जाएगा 4 बटा 2 कॉमा 10 में से 6 चल जाएगा -4 बटा 2। अब भाग दे दीजिए तो 2 बटा -2, यानी कि 2, -2, यानी कि जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा सही, 2 -2 आ गया, यानी कि जो आपका डी जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ जो प्लस है, हालांकि दोनों माइनस में नहीं होगा, जो आपका डी ऑप्शन सही है, परंतु जो एगो दोस्तों मान आएगा प्लस में आएगा 2 का, वहाँ पे गलत ऑप्शन में दिया हुआ है, सुधार लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट कहता है 23 कहता है कि बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग कर देना है। दूरी सूत्र आपको पता होगा, √अंडर x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो देखिए पहला बिंदु से x1 y1, यानी x1 बराबर दिया हुआ है -5, y1 बराबर दिया हुआ है 7 और x2 बराबर दिया हुआ है -1 और y2 बराबर दिया हुआ है 3। तो कहता है कि दूरी सूत्र, यानी देखिए क्या हो जाएगा, -5 प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 कितना है 7 माइनस y2 3 के होल स्क्वायर के √अंडर दूरी सूत्र। देखिए घटेगा तो 4 का स्क्वायर जोड़ 7 में से 3 जाएगा 4 का स्क्वायर के √अंडर। दोस्तों 16 जोड़ 16 के √अंडर, तो 16, 16 32 हो जाएगा, निकालेंगे तो 4 √2 आएगा, यानी कि
4 चौके 16 दूनी 32, ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा, 4√2। चलिए दोस्तों 24 प्रश्न कहता है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। दोस्तों किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। दोस्तों ये कहलाता है x निर्देशांक। x निर्देशांक अगर यही रहता कि x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है तो y निर्देशांक हम लोग उसको कहते हैं। चलिए दोस्तों, और हाँ यदि ऑप्शन में भुज रहता भी, अगर भुज रहता x निर्देशांक न दे करके यहाँ पे भुज भी दे सकता था, तब भुज आपका ऑप्शन जो है सही हो जाता। चलिए जो लास्ट प्रश्न है 25 कहता है कि बिंदु -8 6 -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए चतुर्थांश आपको पता होगा कोऑर्डिनेट में, यानी कि देखिए ये जो होता है दोस्तों प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थ। इसमें x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और नीचे दोस्तों y डैश होता है। ध्यान दीजिए y डैश, इसमें x का मान प्लस में होता है, इसमें भी y का मान प्लस में होता है, इसमें x का मान माइनस में होता है, इधर भी माइनस में होता है। तो देखिए पहले हम लोग x को लिखते हैं, इसके बाद y को, यानी कि पहले x को सूचित करते हैं और पीछे y को। तो देखिए तो x का मान माइनस में है, तो x का मान माइनस में कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ x का मान माइनस में है। चलिए x का मान माइनस में, y का मान प्लस में 6, तो y का मान प्लस में, y का मान नीचे आएंगे तो माइनस में, लेकिन ऊपर जाना तो प्लस में, यानी कि इस चतुर्थांश में इन्हीं दोनों में मिल रहा है। तो ये चतुर्थांश सेकंड में आ रहा है, यानी कि जो आपका जो ऑप्शन है किस चतुर्थांश में स्थित है, तो -8 और 6 जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि आपका जो बी है ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो भी भाग 2 रहेगा, सेट 2 का। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, और इस तरह का यदि वीडियो और देखना चाहते हैं, और मैं 12वीं का भी जल्द ही मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जो कि वो भी VVI रहेगा, बोर्ड से सीधा रहेगा, मेरा चैलेंज है। चलिए दोस्तों, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं मेरा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।